आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उसका नाम है स्क्रीन बोर्ड। ये मूवी 2025 की लेटेस्ट हॉरर मूवी है जिसपे हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से एक मिकी के जैसे दिखने वाली क्रिएचर ने बोर्ड के ऊपर कई सारे लोगों की जान ली। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क पोर्ट को दिखाया जाता है जिसमें दो वर्कर्स नील और डोना काम कर रहे थे। वो एक पुरानी शिप को रिपेयर कर रहे होते हैं। नील को ख्याल आता है कि वो उसमें लगी प्लेट को बेचकर थोड़े पैसे कमा लेगा। जैसे ही वो उस प्लेट को हटाते हैं उसके अंदर इनको एक छुपा हुआ चैम्बर नजर आता है। डोना को ऐसा महसूस होता है कि कंपार्टमेंट में से कोई चीज बाहर निकली है। तभी वो नील को इस बारे में बताने ही लगती है कि नील को भी ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई शैडो गुजरा है। वो दोनों इस बारे में अभी कुछ रिएक्ट कर ही पाते कि वो शैडो नील पर जोर से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। डोना नील की हेल्प के लिए अभी उठने ही लगी थी कि वो देखती है सामने कुछ गंदे से चूहों जैसा क्रिएचर खड़ा हुआ है। वो दिखने में इतना भयानक था कि डोना उससे डर कर इंजन के रूम की तरफ भागने लगती है। इंजन रूम में पहुंचते ही वो देखती है कि वो क्रिएचर उसके सामने इंजन रूम में खड़ा हुआ है। वो उससे डर कर फिर बाहर भागने लगती है कि उसके पाँव के नीचे नील का कटा हुआ कान आ जाता है जिसके फिसलने से वो चैम्बर के अंदर गिर जाती है। असल में वो चैम्बर ही उस क्रिएचर का घर था। गिरने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा संभलती है वो अपने सामने एक बड़ा सा चूहा देखती है जो कि कूदते हुए उसकी ही तरफ आ रहा था। अगले सीन में हम एक शिप के कैप्टन को देखते हैं जो कि कमांड सेंटर में ये इतला कर रहा होता है कि शिप चलने को तैयार है, मगर कमांड सेंटर से उसको ये जवाब आता है कि अभी समंदर में हैवी फोग है जिसके चलते शिप को थोड़ी देर के लिए डिले करना पड़ेगा। मगर क्योंकि यहाँ पर कैप्टन काफी थका हुआ था, वो अपने घर को काफी मिस कर रहा था जिसके चलते वो शिप को चलाने की परमिशन मांगता है। फोर्स करने पर कमांड सेंटर में बैठा माइक नामी शख्स उसको परमिशन दे देता है, पर माइक कैप्टन को ये इन्फॉर्म भी करता है कि फॉग की वजह से अगले पोर्ट तक इनका आपस में राब्ता नहीं रह पाएगा। शिप पोर्ट से निकल चुकी थी। अब हम शिप पे एक नर्स को देखते हैं जिसके सामने एक बूढ़ा आदमी काफी वक्त से बगैर हिले जुले सोया हुआ था। ये नर्स उसके पास उसको चेक करने के लिए जाती है। जैसे ही वो उसके हाथ को छूने लगती है वो बूढ़ा आदमी चौंक के उठ जाता है और वो उस नर्स से कहने लगता है कि ये शिप शरापित है। बूढ़े आदमी की ये बात इग्नोर करके नर्स उसको एनर्जी ड्रिंक देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम सलीना को देखते हैं जो कि जहाज के डेक के ऊपर खड़ी थी। तभी उसके पास जेम्स नामी एक आदमी आता है। वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी सलीना उसको अपनी बकेट लिस्ट दिखाती है जिसके ऊपर उसकी जिंदगी के बहुत सारे गोल्स लिखे हुए थे। साथ ही वो जेम्स को ये बताती है कि उसने जिंदगी में आज तक कोई खास गोल अचीव नहीं किया। तभी हम एक और लड़की को लोअर डेक के ऊपर बैठे देखते हैं जिसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ड्रेस पहना हुआ था। उस लड़के को अपने पीछे एक विसल की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही उस आवाज को चेक करने के लिए जाता है मगर वहाँ पर वो किसी को नहीं पाता, पर वो जैसे ही अपनी सीट की तरफ वापस आता है उसके सामने वो ही माउस क्रिएचर खड़ा हुआ होता है जो कि उस लड़के को टांगों से पकड़कर उसके जिस्म के दो टुकड़े कर देता है। ये भयानक मौत देने के बाद वो उसकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाली टॉर्च को उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर से हम सेलिना को देखते हैं जो कि अपनी बकेट लिस्ट वाली डायरी को उठाकर डस्टबिन के अंदर फेंक देती है क्योंकि उसके गोल्स ना पूरे होने की वजह से वो काफी ज्यादा ना उम्मीद हो गई थी। शिप आहिस्ता आहिस्ता फॉग के अंदर बढ़ रहा था। हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि डेक के ऊपर अपनी ड्यूटी कर रहा था। वहाँ उसको ऊपर से मिकी माउस के जैसे हंसने की आवाजें आ रही थी। वो उस आवाज को सुनने के लिए लैडर के ऊपर चढ़ता है। तभी कोई नीचे से उसके पाँव पर जोर से हथौड़ा मार देता है। नीचे गिरने की वजह से उसके हाथ से उसका वेपन भी छूट जाता है। वो जैसे ही अपना वेपन उठाने लगता है पीछे से आकर फिर से उसके हाथ पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। वो मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगता है। तभी उस चिल्लाने की आवाजें सुनने के बाद सलीना जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि उसके सामने वो ही माउस वाला क्रिएचर खड़ा होता है। अभी सलीना कुछ समझ ही पाती कि वो क्रिएचर उस पुलिस वाले आदमी का सर तन से जुदा कर देता है। सामने का ये खौफनाक नजारा देखकर सलीना चिल्लाने लगती है जिससे वो क्रिएचर सलीना की तरफ मतवज्जो होता है, पर वो सलीना पर अटैक नहीं करता और वो उस पुलिस वाले आदमी की बॉडी सलीना की तरफ फेंक देता है जैसे कि वो उसको गिफ्ट दे रहा हो। सलीना इस कदर डर चुकी थी कि वो वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में उसको दो पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं। ये सारी बात वो उनको बताती है पर वो दोनों इसकी बात पर यकीन नहीं करते, मगर सलीना की ऐसी हालत को देखकर वो
फिर भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। अब हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि फोक ज्यादा होने की वजह से मुसलसल कमांड सेंटर से राब्ता करने की कोशिश करता है, मगर वो उनसे राब्ता नहीं कर पा रहा होता। तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और एक स्टील रोप को उस कैप्टन के गले में डाल देता है, जिसकी वजह से उसका सर उसके जिस्म से कट कर अलग हो जाता है। अब वो क्रिएचर उस शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और उस शिप को एक गलत डायरेक्शन में मोड़ देता है। अभी एक कोवर्कर उस कंट्रोल रूम में आ जाता है और कैप्टन का कटा हुआ सर देखकर शॉक हो जाता है, मगर इस वक्त वो घबराने के बजाय समझदारी से काम लेता है, क्योंकि अब कैप्टन के बाद उसी को सारे शिप का कंट्रोल संभालना था। तभी वो शिप के सभी स्टाफ को कैप्टन की डेथ के बाद छुपाने को बोलता है, ताकि इससे शिप में भगदड़ न मच जाए। और वो पुलिस ऑफिसर से उस कातिल को ढूंढने को बोलता है जिसने कैप्टन का ये हाल किया था। अब हम उस मिकी माउस जैसे क्रिएचर को जहाज के दूसरे हिस्से में घूमते हुए देख रहे थे। वो अपने सामने सलीना की दोस्तों को खड़ा देखता है जो कि टिकटॉक्स बना रही थी। क्रिएचर पास खड़े फॉर्क लिफ्टर में बैठ के उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले कि वो लड़कियां वहां से भाग पाती, वो उन जास को उन लड़कियों के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से उनकी बहुत ही भयानक मौत होती है। ये सभी खौफनाक मंजर पास खड़ी वो नर्स देख रही थी, जिसके चलते वो समझ आती है कि सलीना सब कुछ सच कह रही थी। अब नर्स सलीना और अपने कोवर्कर को सारी बात जाकर बताती है, जिसकी वजह से वो बाहर सब खड़े लोगों को अंदर जाने का कहते हैं। तभी हम वहाँ पर एक कोवर्कर को भागते आते हुए देखते हैं जो कि उन्हें कैप्टन की मौत की खबर देता है। इसके चलते अब पूरी शिप में अफरा तफरी का माहौल था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जहाज पर किसी ने हमला कर दिया है। तभी को कैप्टन उन्हें शांत करने के लिए वहाँ पर आता है, उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि हमें हर मुश्किल का मिलकर सामना करना होगा, हमने एक साथ जीना है और एक साथ मरना है। अभी वो अपनी बात मुकम्मल कर ही रहा था कि पीछे से वो क्रिएचर आकर एक मोप उसके मुंह में घुसा देता है और उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब उस खौफनाक क्रिएचर को देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी वो क्रिएचर साथ पड़े आग बुझाने वाले पाइप से उन सभी पर पानी का ब्लास्ट कर देता है। उस पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। अब जब सब लोग वहाँ पर गीले हो जाते हैं तो वो उनके ऊपर एक बिजली की कटी हुई वायर को फेंक देता है। उस तार के फेंकते ही सभी लोगों को वहाँ पर करंट लगने लगता है। अब नर्स सेलिना और कोवर्कर पीटर वहाँ से किसी तरह भागकर दूसरे डेक पर पहुँचते हैं। वो आपस में डिसाइड करते हैं कि किसी तरह भी कंट्रोल रूम जाकर उन्हें कमांड सेंटर से राब्ता करना होगा, ताकि वो जहाज को दोबारा उस स्पॉट वापस ले जाएं। दूसरी तरफ वो क्रिएचर अपना अगला शिकार ढूंढने को निकलता है। तभी उसको पास पड़ी बहुत सारी शराब की बोतल्स नजर आती हैं। जैसे ही वो एक शराब की बोतल को वहाँ से उठाने लगता है, स्मेल को सूंघकर वो ये समझ आता है कि यहाँ पर भी कोई इंसान है। तभी हम टेबल के नीचे एक छोटे बच्चे मार्थियो को छुपा हुआ देखते हैं, जिसकी मॉम उस बिजली के झटकों की वजह से मर गई थी। इससे पहले कि वो मिकी उस मार्थियो पर हमला कर पाता, तभी एक इंसान आकर मार्थियो को वहाँ से भगा ले जाता है। सेलिना और उसके साथी जब कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में उनको अपनी एक दोस्त सिंडी बेंच पर सोई हुई मिलती है। ये सिंडी को भी अपने साथ लेकर उसी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें मार्थियो और वो इंसान जिसने मार्थियो को बचाया था वो मिल जाते हैं। इसी तरह छुपते छुपाते जब ये सभी लोग कंट्रोल रूम की तरफ पहुंच जाते हैं, तभी ये देखते हैं कि इनके साथ सिंडी अब गायब हो चुकी थी। अब हमें सिंडी को दिखाया जाता है जिसके शराब का नशा उतरने के बाद वो ये जान चुकी थी कि वो सभी लोगों से अलग हो चुकी है। वो अपने फोन के जरिए सबसे राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर तो सिग्नल्स आ ही नहीं रहे थे। अब वो सिग्नल्स की तलाश में इधर उधर डेक के ऊपर घूमने लगती है। तभी उसके पाँव के साथ एक मास्क टकराता है। वो जैसे ही उस मास्क को उठाने की कोशिश करती है, उस मास्क के नीचे एक आदमी का कटा हुआ सर था, जिसे देखकर वो डर के मारे चीखने चलाने लगती है। अभी उसके सामने अचानक से वो ही मिकी आ जाता है। उसके हाथ में एक हथियार था जिसकी मदद से वो सिंडी को मारने ही लगा होता है कि सिंडी वहाँ से भागकर एक रूम के अंदर चली जाती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। साथ ही वो मिकी पर ताने कसने लगती है कि तुम इंतहाई बदसूरत और लेजी हो कि तुम एक लड़की को भी नहीं पकड़ सकते। दूसरी तरफ सलीना को कैप्टन के रूम में खून से लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है। खून से लिखा हुआ था कि चीखना आपके दिल की ख्वाहिश है। अब जब वो कमांड सेंटर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, तभी वो देखते हैं कि रेडियो तो टूट फूट चुका है और अब उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। तभी वो सब लोग घबरा जाते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। उसी वक्त सलीना के पाँव को एक हाथ ने पकड़ लिया था। वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसी बूढ़े शख्स का था जिसने स्टार्टिंग में उस नर्स को बताया था कि ये शिप एक श्रापित है। अब वो बूढ़ा आदमी इन सबको बताता है कि वो उस मिकी माउस को बहुत पहले से जानता है। उस मिकी माउस का नाम स्क्रीन बोर्ड था। वो उन्हें बताता है कि 1950 में वो खुद एक शिप का कैप्टन था। उस शिप के ऊपर एक मिकी माउस को एक पिंजरे के अंदर रखा गया
गया था। ये कैप्टन उसकी देखभाल करता था, जिसकी वजह से इसकी मिकी माउस के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो मिकी माउस बच्चों और बड़ों को एंटरटेन करने का काम किया करता था। जो भी उस शिप पे आता वो मिकी को देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ करता था। मगर फिर एक दिन समंदर में तूफान आने की वजह से वहाँ पर कैप्टन की मौत हो गई थी। मिकी भी अकेला रह गया था क्योंकि कैप्टन उसका वाहिद दोस्त था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी उस मिकी को भी उस चैम्बर के अंदर कैद कर दिया गया था। वो चैम्बर के अंदर काफी साल तक रहा, पर अब वो मिकी माउस आजाद हो गया है और इस फेरी शिप के अंदर उस मोल्टी शिप का कुछ हिस्सा लगा दिया गया है, जिसके चलते वो मिकी ये समझ रहा है कि ये वही मोल्टी जहाज है जो कि इसका घर था। इसी वजह से जो भी अब इस शिप के अंदर आता है वो उसको मार देता है। अब जब सबको इसकी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो इंजन रूम के अंदर जाकर फ्लेयर गन की मदद से हेल्प मांगेंगे। अब ये लोग खुद को दो टीम में डिवाइड कर लेते। एक टीम में सलीना और नर्स थी, दूसरी टीम में कोवर्कर पीटर और वो शिप का मुसाफिर था। पीटर वाली टीम जब इंजन रूम की तरफ बढ़ रही होती है तो रास्ते में उनको एक लेडी मिलती है जो कि उनको बताती है कि शिप का पाइप खराब हो चुका है, उसको रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी, अगर ऐसा ना किया गया तो शिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब पीटर और उसका साथी पाइप को रिपेयर करने का डिसाइड करते हैं। वो उस औरत के साथ उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो जाके देखते हैं कि वाकई ही एक पाइप लाइन टूटी हुई थी। उसको रिपेयर करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो औरत पीटर के साथी पर ही हमला करके उसको जख्मी कर देती है। इसके बाद वो लेडी अपने सर पर एक हेलमेट पहन लेती है जो कि उस मिकी माउस की तरह दिखता था। हेलमेट पहनने के बाद वो पीटर और उसके साथी से कहती है कि मैं तो बस मिकी की ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ। वो उन्हें बताती है कि मिकी इस जहाज का कंट्रोल चाहता है, वो बस अपने खोए हुए साथी को ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ सलीना और नर्स किसी तरह इंजन रूम में पहुंच जाती हैं। वहाँ पर काफी देर ढूंढने के बाद उनको फ्लेयर बॉक्स मिल जाता है। जैसे ही वो फ्लेयर बॉक्स उठाने लगती हैं उनको अपने पीछे किसी के मौजूदगी का एहसास होता है। वो और कोई नहीं बल्कि मिकी था। मिकी सलीना को एक बुके देता है जिसको देखकर सलीना काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो बुके फूलों का नहीं बल्कि इंसानों के कटे हुए कानों का था। ये देख सलीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब इसके साथ पीछे खड़ी नर्स स्क्रू ड्राइवर के साथ उस मिकी की आंख फोड़ देती है, जिसकी वजह से मिकी दर्द से चिल्लाने लगता है। इससे पहले कि वो नर्स पर अटैक कर पाता सलीना पास पड़ा रॉड उठाकर मिकी के सर पर दे मारती है। इससे मिकी जख्मी होकर दूर जा गिरता है। मौके का फायदा उठाकर वो बॉक्स लेकर वहाँ से भाग निकलती हैं। कंट्रोल रूम में पहुंचकर जब वो बॉक्स को ओपन करती हैं वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उस बॉक्स के अंदर ना ही तो फ्लेयर थी और ना ही गन। उस फ्लेयर गन को पहले ही उस फीमेल को वर्कर ने चुरा लिया था ताकि कोई मिकी का प्लान खराब ना कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि को वर्कर जब पीटर और उसके साथी को सारी बात बता देती है तो वो उसके बाद पीटर पर ही हमला करने लगी होती है कि अचानक से ऊपर से मिकी माउस आ जाता है। मिकी माउस को देखते ही वो को वर्कर उसे सलूट करने लगती है। मिकी माउस इस कदर गुस्से में था कि वो अपने आंख से स्क्रू ड्राइवर को निकाल कर उस फीमेल को वर्कर पर ही अटैक कर देता है और फीमेल वर्कर को चीर फाड़ देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पीटर भी वहाँ से भाग निकलता है। पीटर अपने साथ मुसाफिर को भी चलने को कहता है मगर मुसाफिर ये कहकर इनकार कर देता है कि वो इस चूहे को मजा चखा कर रहेगा। अब वो को वर्कर की बॉडी के पास पड़ी फ्लेयर गन को उठाकर ऑयल टैंक के ऊपर शूट कर देता है, जिससे बहुत जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से इंजन रूम में बहुत ज्यादा आग लग गई थी। मुसाफिर तो अपनी कुर्बानी दे देता है। इसी के साथ साथ मिक्की भी अब काफी जख्मी हो गया था। इस जोरदार धमाके की वजह से मार्थिया और पीटर वहाँ से भाग तो निकलते हैं मगर गिरने की वजह से उनके ऊपर काफी मलबा आ गिरता है। ये आवाज सुनने के बाद सलीना और नर्स पीटर के पास आती हैं और उनको बचाने की कोशिश करती हैं क्योंकि उस जगह पर अब काफी ज्यादा पानी भर चुका था। अब सलीना और नर्स मलबा हटाने की कोशिश करती हैं। वो इस कोशिश के जरिए मार्थिया को तो निकाल लेती हैं। वो जैसे ही पीटर को निकालने लगती हैं मिकी माउस पीछे से आकर पीटर की टांग पकड़ लेता है। अब पीटर भागने के बजाय मिकी माउस के साथ मुकाबला करने का डिसाइड करता है। फिर वो गुस्से में मिकी से कहता है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मुकाबला करो। इस पर वो मिकी पीटर के सामने आ भी जाता है। अब इन दोनों के दरमियान में फाइट शुरू होती है पर मिकी यहाँ पर अब भी पीटर पर हावी था। इसकी वजह से जल्द ही वो पीटर पर काबू पाकर उसे जान से मार देता है। पीटर की इस कुर्बानी पर सलीना बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी सलीना और नर्स बैठकर ये सोचने लगती हैं कि अब वो किस तरह से मिकी का मुकाबला करेंगी। इसी दौरान इनको ये छोटा बच्चा मार्थियो एक तस्वीर दिखाता है जिसमें हम देखते हैं कि उस तस्वीर में कैप्टन के साथ दो मिकी खड़े हुए थे, जिससे सलीना ये समझ पाती है कि शायद एक मिकी उस तूफान के दौरान नीचे गिर गया हो। उसी की तलाश में ये दूसरा मिकी उसे ढूंढ रहा है। सलीना के दिमाग में एक आइडिया आता है। तभी वो कपड़ों की तलाशी लेने लगती है जहाँ पर उसको एक ड्रेस मिलता है जिसके ऊपर छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स बने
हुए थे। ये ड्रेस मिकी माउस की तरह ही दिखता था। सेलिना उस ड्रेस को पहन लेती है। दूसरी तरफ नर्स को पीछे से एक और शिप के हॉर्न की आवाज आती है। नर्स उनसे मदद मांगने के लिए डेक के ऊपर जाती है। वो उनको मदद के लिए पुकार रही होती है। अभी नर्स के पीछे मिकी खड़ा होता है। मिकी नर्स पर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से उसको विसल की आवाज आती है, जो कि उसके दूसरे मिकी साथी की थी। लेकिन हम जानते हैं कि वो मिकी का दोस्त नहीं बल्कि सेलिना थी, जिसने उसी की तरह का ड्रेस पहना हुआ था। तभी वो मिकी उसके पास जाकर उसको रियल फूल देकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उसी वक्त सेलिना उस पर हथौड़े से हमला कर देती है, लेकिन मिकी तो काफी तेज था। फौरन उस हमले से बचकर सेलिना को ही पानी में धक्का दे देता है। सेलिना पानी में गिरने के बजाय शिप की दीवार को पकड़कर लटकने लगती है। इसी दौरान मिकी आकर उसे रॉड की मदद से मार कर नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन सेलिना को इस हाल में देखकर उसको फिर से अपना साथी मिकी याद आ जाता है। इसी दौरान नर्स पीछे से आकर उस मिकी के सर पर एक कैंची घुसा देती है, जिसके चलते मिकी जख्मी होकर पानी के अंदर गिर जाता है। शिप को नर्स ने मदद के लिए बुलाया था, वो उनके पास आकर इनको रेस्क्यू कर लेता है। इसी तरह इन तीनों की जान बच जाती है। अगले सीन में हमें मार्थियो के फादर को दिखाया जाता है, जो कि सेलिना और नर्स का थैंक यू कर रहे होते हैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।